अब्दुल करीम तेलगी। ये नाम कभी धीमे स्वर में लिया जाता था, एक ऐसा नाम जो कानाफूसी में गूंजता था जैसे कोई रहस्य हो। अब ये धोखे और गुस्ताखी का दूसरा नाम बन गया है, एक ऐसा नाम जो अब विश्वासघात का प्रतीक है। कर्नाटक के खानपुर में गरीबी में जन्मे तेलगी की शुरुआती जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक छोटे से गांव में जहां सुविधाओं की कमी थी, वहां उसका बचपन संघर्षों से भरा था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो ट्रेनों में फल बेचता था। हर दिन की कमाई से घर का चूल्हा जलता था। उसकी मासूमियत और मेहनत ने उसे जल्दी ही जिम्मेदार बना दिया। उसकी महत्वाकांक्षा अंदर ही अंदर पक रही थी। वो जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल दे। सपनों का शहर मुंबई उसे बुला रहा था। मुंबई, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने आता है, वहां तेलगी भी अपने सपनों के साथ पहुंचा। तेलगी वहां पहुंचा, उसकी नजरें दौलत पर थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दौलत की चाहत उसे कहां ले जाएगी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन रास्ते अंधेरे थे। उसे पता नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए कौन सा अंधेरा रास्ता चुना है। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे का रास्ता धुंधला था। उसने छोटे से शुरुआत की, गुजारा करने के लिए रेलवे पास की जालसाजी की। ये उसकी पहली चाल थी, एक छोटा सा कदम जो उसे बड़े घोटालों की दुनिया में ले जाने वाला था। धोखे के इस शुरुआती स्वाद ने उसकी भूख और बढ़ा दी। उसे लगा कि यह रास्ता उसे जल्दी अमीर बना सकता है। हर कामयाब जालसाजी के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वो और भी बड़े घोटालों की तरफ बढ़ता गया। उसे अपराध की जिंदगी की तरफ धकेलता गया। वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वापसी मुश्किल थी। उसे क्या पता था, वो एक ऐसे घोटाले को अंजाम देने वाला है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हिला देगा। एक ऐसा घोटाला जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा और उसे हमेशा के लिए बदनाम कर देगा। तेलगी की जीनियस, अगर इसे ऐसा कहा जा सकता है, तो वो उसकी गुस्ताखी और बारीकी से की गई प्लानिंग में थी। उसकी योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि हर कदम पर उसकी चालाकी झलकती थी। उसका मास्टर प्लान सिंपल था, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से असरदार, जो 3 चीजों पर टिका था। ये 3 चीजें थीं: सोर्स तक पहुंचना, हूबहू कॉपी करना और एक बड़ा नेटवर्क बनाना। पहला, सोर्स तक पहुंचना, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस। ये वो जगह थी जहां असली स्टैम्प पेपर छपते थे और यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उसने रिश्वत और कनेक्शन के जाल के जरिए इन लगभग अभेद्य किलों में घुसपैठ की। सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर उसने अपने लिए रास्ता बनाया। दूसरा, स्टैंप्स को हूबहू कॉपी करना। असली स्टैम्प पेपर की नकल करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन तेलगी ने इसे मुमकिन कर दिखाया। तेलगी ने अच्छी क्वालिटी की सामग्री खरीदी और कुशल कारीगरों को काम पर रखा, जिससे यह पक्का हो गया कि उसके नकली स्टैम्प पेपर असली वालों से बिल्कुल अलग न दिखें। उसने हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया। आखिर में, और शायद उसकी सबसे चालाक चाल, एक बड़ा नेटवर्क बनाना था। यह नेटवर्क उसके ऑपरेशन का दिल था, जो उसे देश भर में फैलने में मदद करता था। यह नेटवर्क, जो कई राज्यों में फैला था, उसके काम का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। इस नेटवर्क के बिना उसका पूरा ऑपरेशन ध्वस्त हो जाता। तेलगी ने अपने नेटवर्क को बहुत ही सावधानी से बनाया और उसे चलाने के लिए भरोसेमंद लोगों को चुना। तेलगी का नेटवर्क एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन थी, जो लालच और डर से चलती थी। इसके केंद्र में उसके एजेंट थे, जो सरकारी दफ्तरों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रणनीतिक रूप से तैनात थे। ये एजेंट उसकी आंख और कान का काम करते थे, संभावित खरीदारों की पहचान करते थे और नकली स्टैम्प पेपर की बिक्री में मदद करते थे। रिश्वत उसका पसंदीदा हथियार था। क्लर्क से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों तक सभी अधिकारी आसान पैसे के लालच में फंस गए। उसकी गैर कानूनी गतिविधियों से आंखें मूंद ली। उसके काम का पैमाना बहुत बड़ा था। उसकी पहुंच देश के हर कोने तक थी। उसने एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाई थी, जो धोखे पर बनी थी, और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। तेलगी ने अपने नेटवर्क को बहुत ही चतुराई से फैलाया था। उसके एजेंट न केवल सरकारी दफ्तरों में, बल्कि निजी कंपनियों में भी घुसपैठ कर चुके थे। वे हर उस जगह पर थे जहां से उन्हें फायदा हो सकता था। ये एजेंट न केवल नकली स्टैम्प पेपर बेचते थे, बल्कि वे तेलगी को महत्वपूर्ण जानकारी भी देते थे। वे उसे बताते थे कि कहां और कब छापा पड़ सकता है, जिससे तेलगी हमेशा एक कदम आगे रहता था। तेलगी का नेटवर्क इतना मजबूत था
कि उसने कई बार अपने विरोधियों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। उसने उन्हें या तो पैसे का लालच दिया या फिर डराया धमकाया। उसकी पहुंच केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेटवर्क को फैलाया था। उसके नकली स्टैंप पेपर की मांग विदेशों में भी थी। तेलगी ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जो पूरी तरह से धोखे और भ्रष्टाचार पर आधारित था। उसकी समानांतर अर्थव्यवस्था ने देश की असली अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। हर साम्राज्य चाहे कितनी भी सावधानी से बनाया गया हो, अंततः ढह जाता है। तेलगी का धोखे का राज कोई अलग नहीं था। पहली दरारें 2000 में दिखाई दी जब मुंबई पुलिस को एक नियमित छापेमारी के दौरान नकली स्टैंप पेपर का जखीरा मिला। शुरुआत में इसे एक स्थानीय ऑपरेशन समझा गया, लेकिन जल्द ही जांच ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। जैसे जैसे पुलिस ने गहराई से जांच की, उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जिसने उन्हें नकली बनाने वालों, भ्रष्ट अधिकारियों और खुद मास्टरमाइंड तेलगी के एक विशाल नेटवर्क तक पहुंचाया। घोटाले के पैमाने ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तेलगी का ध्यान से बनाया गया साम्राज्य ढहने के कगार पर था। भाग 5, सदमे में देश घोटाले का पैमाना। देश ने अविश्वास में देखा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी। घोटाले का अनुमानित मूल्य अरबों में था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकारी एजेंसियां सभी तेलगी की चाल का शिकार हो गए थे। इस सब की गुस्ताखी को समझ पाना मुश्किल था। पर्दे के पीछे से काम करने वाला एक आदमी कैसे एक देश को अपने घुटनों पर ला सकता है? इसका जवाब उस व्यापक भ्रष्टाचार में था जो व्यवस्था में व्याप्त हो गया था। तेलगी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया, देश भर में अपने धोखे का जाल बुना। यह घोटाला एक वेकअप कॉल था, जिसने अपने ही राक्षसों से जूझ रहे एक राष्ट्र की भेद्यता को उजागर किया। भाग 6, कानून का लंबा हाथ, तेलगी को पकड़ना। तेलगी की तलाश एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। पुलिस अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने के भारी दबाव में देशव्यापी तलाश शुरू कर दी। तेलगी भेस और धोखे का उस्ताद मायावी बना रहा, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर जाता रहा, लेकिन जाल बंद होता जा रहा था। आखिरकार नवंबर 2001 में कानून का लंबा हाथ उसे पकड़ लिया। उसे अजमेर में गिरफ्तार किया गया। उसके धोखे का राज अचानक समाप्त हो गया। उसकी गिरफ्तारी एक प्रतीकात्मक जीत थी, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित राष्ट्र के लचीलेपन का प्रमाण। भाग 7, सलाखों के पीछे, मुकदमा और सजा। तेलगी का मुकदमा एक मीडिया तमाशा था। उसकी हरकत पर देश की नजर थी जो उसके खून के प्यासे थे। उसके खिलाफ सबूतों की भारी मात्रा थी। उसका ध्यान से तैयार किया गया बचाव उसके अपने झूठ के बोझ तले टूट रहा था। 2007 में एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला आया। तेलगी को जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के कई मामलों में दोषी पाया गया। उसे 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एक ऐसे आदमी के लिए एक उचित सजा जिसने एक राष्ट्र को धोखा दिया था, लेकिन न्याय ऐसा लग रहा था एक क्रूर तरीके से दिया जाएगा। भाग 8, एक स्कैमस्टर की विरासत, तेलगी का निधन। जेल की जिंदगी उस विलासिता से कोसों दूर थी जिसका तेलगी को आदी हो गया था। अपने धन और शक्ति से छीन लिया गया, वह बस एक और अपराधी था। उसका अतीत उसे पकड़ रहा था। उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया। उसके अपराधों के शारीरिक और भावनात्मक तनाव से तबाह हो गया। 26 अक्टूबर 2017 को भारत के सबसे बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी ने बेंगलोर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। सजा काटते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विरासत हमेशा के लिए उसके अपराधों की छाया से कलंकित हो गई, लेकिन सवाल बने रहे। भाग 9, स्याही में लिखे सबक, घोटाले पर विचार। तेलगी घोटाला सिर्फ एक वित्तीय धोखाधड़ी से ज्यादा था। यह भारतीय समाज को त्रस्त करने वाली एक गहरी बीमारी का प्रतिबिंब था। इसने भ्रष्टाचार से ग्रस्त एक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया, जहां लालच ईमानदारी पर विजयी हो गया था। घोटाले के बाद कड़े कानूनों, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की गई। जबकि कुछ उपाय लागू किए गए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक जारी लड़ाई है। तेलगी घोटाला लालच की कीमत और हमारे संस्थानों की अखंडता की रक्षा के महत्व की कठोर याद दिलाता है। लेकिन यह सवाल भी उठता है, असमानता और भ्रष्टाचार से जूझ रहे देश में
क्या हम वास्तव में ऐसे दुस्साहसी अपराधों के बीजों का